हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर पूंजी खाते का अर्थ। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पिछली वीडियो में मैं आपको अस्थिर पूंजी का अर्थ बता चुका हूं और स्थिर पूंजी का अर्थ बताने जा रहा हूं। स्थिर पूंजी के अर्थ में कितने प्रकार हैं उसकी भी मैं चर्चा आज आपसे करूंगा और साथ ही साथ स्थिर पूंजी में चालू खाता और जो पूंजी खाता है उसके अंदर कौन सी बाकियाँ होती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रीलिम एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इसका क्या महत्व है, किस तरह से आपको लिखना है और कितने मार्क्स आपको इसके अधिक से अधिक प्राप्त हो सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्थिर पूंजी का अर्थ। अब स्थिर पूंजी का मतलब क्या है? तो साझेदारों का पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदारों का पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में वर्ष की प्रारंभिक और अंतिम पूंजी में परिवर्तन देखने को ना मिले, अर्थात स्थिर। स्थिर का मतलब कैसा है? स्थायी है, कहीं हिल डुल रहा है नहीं, कहीं जाता नहीं है, कहीं कमी वृद्धि नहीं हो रही, वो जैसा है वैसा का वैसा ही है। जैसा कि पूंजी खाता जब हम बनाएंगे तो पूंजी खाते में मात्र शेष आगे लाए और शेष आगे लाए ले गए लिखते हैं। शेष आगे लाए के जैसे अंदर दो बातें और होती है जिसमें है अगर कोई साझेदार वर्ष के दौरान पूंजी लाता है या फिर वर्ष के दौरान पूंजी ले जाता है तो वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। परंतु अगर वो दोनों चीज़ ना हो तो पूंजी खाते के अंदर शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए की रकम हमेशा क्या होती है? समान होती है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप अर्थ आसानी से याद कर सकते हैं, एकदम सरल अर्थ है। तो साझेदारों के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में अर्थात प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कोई भी परिवर्तन देखने को न मिले तो उसे हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो प्रकार यहाँ बताया गया कि क्या है इसके दो प्रकार। इन दो प्रकार से आप खाता जो है वो खाता तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है आपको स्थिर पूंजी खाते के अंदर एक पूंजी खाता तैयार करना है और नंबर 2 की बात मैं करने जा रहा हूँ, वो नंबर 2 है आपका चालू खाता। अब पूंजी खाते में क्या आता है और चालू खाते में क्या आता है, जब मैं इसकी प्रश्नावली या स्वाध्याय प्रारंभ करूंगा तो उसके अंदर आपको उसकी गहन चर्चा करूंगा जिससे आपको ये आ सके। अब साथ ही साथ जो उसका तीसरा टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि स्थिर पूंजी खाता के तहत अगर मैं बात करूँ जिस तरह से स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते तैयार होते हैं, एक तो पूंजी खाता और दूसरा कौन सा आपका चालू खाता। तो पूंजी खाता के तहत हमेशा जमा बाकी होती है। कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी, उधार बाकी कभी नहीं होती है। हाँ, स्थिर पूंजी खाते पद्धति में अगर मान लो आपको ऐसा बताया जाए कि अस्थिर पूंजी खाते पद्धति में अगर आपको पूंजी खाता की बात करें तो उसमें दोनों बाकियाँ होती है, उधार भी होती है और जमा भी होती है। परंतु स्थिर पूंजी खाता पद्धति में मात्र पूंजी खाता के तहत, मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि पूंजी खाता के तहत उनकी हमेशा जमा बाकी होती है। दूसरी बात करूँ, जबकि स्थिर पूंजी में चालू खाता के तहत अगर मैं चालू खाता के तहत की बात करूं तो उनकी हमेशा उधार या फिर जमा दोनों बाकियां हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूंजी खाते में मात्र कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी होती है, जबकि चालू खाते में उधार और जमा दोनों बाकियां होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है एक नंबर के, ये एक नंबर में, एक नंबर में ये, एक नंबर में ये और एक नंबर में ये आपके लिए बहुत मोस्ट IMP है और प्रीलिम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिसका हमको बारीकी से ध्यान रखना है और उसका ख्याल रखना है कि हमारे नंबर कहीं जा ना पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक पढ़ा, उसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उसका पूरा अच्छे तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।